हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एसएससी मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आई हैव टू कार्स विच बोथ आर फैबुलस। तो आपको इनमें से देखना है ये सेंटेंस में ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या नो इम्प्रूवमेंट है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको देखिए और बताइए। ओके चलिए, ये क्वेश्चन करने से पहले इसमें क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, हम जरा दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी मदद से आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पहले करते हैं। आप उसको सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू मीट बोथ माई। तो क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? तो आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस में लिखा हुआ आई वांट टू मीट बोथ माई। ये माई क्या है? आपका डिटर्मिनर। बोथ क्या है आपका? ये भी डिटर्मिनर है, बस ये आपका एम्फेसाइजिंग डिटर्मिनर है। और माई क्या है? ये पजेसिव डिटर्मिनर है। तो अगर ये माई डिटर्मिनर आया तो इसके बाद क्या आना जरूरी था? नाउन आना जरूरी था। और यहाँ पे बोथ आया हुआ है डिटर्मिनर, भले ही एम्फेसाइजिंग डिटर्मिनर है लेकिन है तो डिटर्मिनर। तो इसके बाद क्या आना जरूरी था? नाउन। और बोथ के बाद आया क्या हुआ है? प्रोनाउन। तो हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर के बाद हमेशा किसका यूज होता है? नाउन का। तो यहाँ से आपने सीखा कि हमेशा डिटर्मिनर के बाद किसका यूज होता है? नाउन का, ना कि प्रोनाउन का। तो आपको पता होना चाहिए ये बोथ क्या है? आपका डिटर्मिनर। अगर ये डिटर्मिनर है तो माई क्या है? प्रोनाउन। और इसके बाद प्रोनाउन नहीं, क्या आना चाहिए था? नाउन। तो फिर ये सेंटेंस मेरा गलत है। अब इसको सही करके हम क्या करेंगे? देखिए हमने दूसरा सेंटेंस लिख रखा है, आई वॉन्ट टू मीट बोथ माई फ्रेंड्स या माई बोथ फ्रेंड्स। अब क्या है, हमने यहाँ पे फ्रेंड्स एक नाउन दे दिया, तो माई फ्रेंड्स या फ्रेंड्स, तो ये आपको नाउन मिल गया है। तो अब बताइए क्या सेंटेंस सही हो गया? क्योंकि अभी मेरे पास नाउन की कमी थी, जो फ्रेंड्स लगा के हमने नाउन कर दिया है। तो अब आपको देखना है बोथ माई फ्रेंड्स आंसर सही है कि माई बोथ फ्रेंड्स सही है। तो इसको बताइए जरा, आप लोग करके देखिए इसमें क्या आंसर सही है आपका। चलिए जब तक इसको रफ कर देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखना है। जैसे बोथ हो गया, एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए जैसे बोथ हो गया, ऑब्लिक करके आपका ऑल हो गया, आपका ईच हो गया। ये सारे आपके प्रोनाउन तो होते ही हैं, लेकिन साथ में डिटर्मिनर भी होते हैं। और ये कौन से डिटर्मिनर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये एम्फेसाइजर डिटर्मिनर होते हैं, एम्फेसाइज करने वाली डिटर्मिनर। और जो एम्फेसाइज करने वाली डिटर्मिनर होते हैं तो वो हमेशा पहले आते हैं, क्योंकि इनका काम होता है एम्फेसाइज करना। तो ये अगर ये डिटर्मिनर हैं तो ये किसको एम्फेसाइज करेंगे? किसी नाउन को, नाउन या नाउन फ्रेज को। तो देखिए पहले लिखा हुआ है मेरा बोथ माई फ्रेंड्स, और दूसरे में लिखा है माई बोथ फ्रेंड्स। तो इसमें बोथ अगर एम्फेसाइजर है और डिटर्मिनर भी है तो ये नाउन के कहाँ आना चाहिए? पहले आना चाहिए। इसी कारण से जो बोथ होगा वो हमेशा किसके पहले आएगा? माई फ्रेंड्स के पहले। ना कि देखिए अगर आप दूसरा वाला सही कर देंगे माई बोथ फ्रेंड्स, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें बोथ जो एम्फेसाइजर था वो बीच में आ गया है, और जितने भी इंग्लिश में एम्फेसाइजर होते हैं वो हमेशा पहले आते हैं, ना कि कभी बीच में। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो इसमें आंसर हो जाएगा आई वॉन्ट टू मीट बोथ माई फ्रेंड्स। उसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई वॉन्ट टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स या माई ऑल फ्रेंड्स।
तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। इसमें ऑल क्या है, डिटरमिनर भी है और ये एम्फेसाइजर भी है। अगर ये एम्फेसाइजर है तो ये कहाँ पे आना चाहिए, पहले आना चाहिए, क्योंकि सारे एम्फेसाइज करने वाले वर्ड पहले आते हैं। तो ऑल पहले आ जाएगा और माय फ्रेंड्स बाद में आएगा। दूसरे वाले में देखिए ऑल जो एम्फेसाइजर था वो बीच में जा रहा था, बीच में जाने से गलत हो रहा था, तो आंसर ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। अब जरा तीसरा वाला देखिए, ही वॉन्ट्स टू मीट ईच हिज फ्रेंड्स। तो इसमें जरा आप लोग दिमाग लगाइए, इसका आंसर ही वांट टू मीट ईच हिज फ्रेंड्स होगा या हिज ईच फ्रेंड होगा। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या होगा, ईच हिज फ्रेंड्स होगा या हिज ईच फ्रेंड्स होगा। चलिए दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ और क्वेश्चन समझाते हैं। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये बात अच्छे समझ में आएगी। उससे पहले आप ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले ही लिखा है ही इज कॉम्पैरेटिवली बेटर टुडे, ही इज कॉम्पैरेटिवली बेटर टुडे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कॉम्पैरेटिवली लगा हुआ है। अच्छा कॉम्पैरेटिवली है क्या, ये भी एम्फेसाइज करने वाला एडवर्ब है। आप चाहते तो उसको ऐसे लिख सकते थे ही इज बेटर टुडे, तो भी आंसर आपका सही होता, लेकिन इसने क्या कर दिया, कॉम्पैरेटिवली लगा के एम्फेसाइज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके सामने लिखें ही इज अ गुड बॉय, तो भी सेंटेंस सही है। अगर हम लिख दें ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो भी आंसर सही है। यानी ये वेरी ने आखिर किया क्या, वेरी ने आके सिर्फ सेंटेंस को एम्फेसाइज किया है। वेरी को लगाओ अन्यथा मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार कॉम्पैरेटिवली भी आकर बस एडजेक्टिव को क्या करता है, एम्फेसाइज कर देता है, और ये है एडवर्ब। अब हम जानेंगे ये किस प्रकार का एडवर्ब है। तो हमको पता चला ये पॉजिटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने वाला एडवर्ब है। किसको एम्फेसाइज करने वाला एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री को। तो ये है पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब। और बेटर क्या लगा हुआ है, कॉम्पैरेटिव डिग्री। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कॉम्पैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करेगा पॉजिटिव डिग्री का। अगर ये बेटर कॉम्पैरेटिव डिग्री है तो इसको एम्फेसाइज करने वाला एडवर्ब भी कैसा होना चाहिए, कॉम्पैरेटिव डिग्री का। और यहाँ पे क्या है, कॉम्पैरेटिवली। तो या तो आप करिए कॉम्पैरेटिवली को काट दीजिए। क्यों काट दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है, इसको काट दीजिए। या फिर क्या करिए, अगर एडवर्ब आपका पॉजिटिव डिग्री का है तो बेटर को काट कर यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, गुड। बेटर को काट कर आप क्या कर दीजिए, गुड, और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। या तो आप कर सकते थे बेटर को लगा रहने देते और कॉम्पैरेटिवली की जगह क्या भी यूज कर सकते थे, मच। क्योंकि जो मच है ये आपका कौन सा एडजेक्टिव मतलब कौन सा एडवर्ब होता है, तो आप कहोगे ये कॉम्पैरेटिव डिग्री का एडवर्ब होता है। तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जैसा आगे चीज होती है उसका एम्फेसाइजर भी उसी डिग्री का होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज कॉम्पैरेटिवली बेटर देन आई, ही इज कॉम्पैरेटिवली बेटर देन आई। अब इसमें देखिए कॉम्पैरेटिवली लगा हुआ है पॉजिटिव डिग्री का, बेटर कौन सा है, कॉम्पैरेटिव डिग्री का, तो एक साथ तो आ नहीं पाएंगे दोनों। तो अब आगे क्या लगा हुआ है, देन भी लगा हुआ है। तो अब यहां से हम देन के कारण हमको क्या लाना पड़ेगा, बेटर। क्योंकि अगर देन लगा हुआ है तो कॉम्पैरेटिव डिग्री तो आएगी, तो उसके कारण बेटर तो आएगा। फिर हम करें क्या, फिर यहाँ से हमको कॉम्पैरेटिवली को हटाना पड़ेगा। और चाहो तो कॉम्पैरेटिवली को हटा दो, या फिर चाहो तो कॉम्पैरेटिवली की जगह कोई ऐसा एडवर्ब ले आओ जो कैसा हो, कॉम्पैरेटिव डिग्री का एडवर्ब हो, जो बेटर को फॉलो कर जाए। तो उसकी जगह हम चाहें तो किसको लगा सकते थे, मच को, क्योंकि मच कौन सा एडवर्ब होता है, कॉम्पैरेटिव डिग्री का। इसी प्रकार जरा तीसरे क्वेश्चन में आइए, ही इज वेरी बेटर देन आई। अब देखिए देन लगा हुआ है तो ये तो क्लियर है कि बेटर भी आएगा। अगर बेटर आया हुआ है तो फिर क्या इसके साथ वेरी आ सकता है, तो हमने वेरी देखा ये एक एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है। और ये किस प्रकार का एडवर्ब है, तो ये पॉजिटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने वाला एडवर्ब है। और आगे कौन सी डिग्री लगी हुई थी मेरे पास, कॉम्पैरेटिव डिग्री। तो फिर यहाँ भी कौन सी डिग्री का होना चाहिए था वेरी की जगह,
कॉम्परेटिव डिग्री का एडवर्ब या कॉम्परेटिव डिग्री का एम्फेसाइजर तो वो क्या होता है, मच। तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा इसमें भी, ही इज मच बेटर देन आई। चलिए ठीक, अगले में आइए, ही इज इनफ बेटर टू डू दिस वर्क, ही इज इनफ बेटर टू डू दिस वर्क। अब देखिए इनफ लगा हुआ है, इनफ भी यहाँ एक एडवर्ब है और एम्फेसाइजर एडवर्ब है। तो हमें यहाँ पे सीखना चाहिए कि इनफ कौन सी डिग्री का एडवर्ब एम्फेसाइजर होता है। तो पता चला जो इनफ है वो पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब होता है। कौन सी डिग्री का एडवर्ब होता है, पॉजिटिव डिग्री का। और हमने इसके साथ लिख क्या रखी है, बेटर। तो ये गलत हो गया कि नहीं, तो यहां से ये पूरा कट जाएगा और इसको सही करके आपको लिखना पड़ेगा गुड, पॉजिटिव डिग्री और इनफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज गुड इनफ टू डू दिस वर्क। समझ में आया बात ये, ठीक है। अगला देखिए, इट इज टू हैवियर फॉर मी टू लिफ्ट। जैसे भी हमने पढ़ा इनफ होता है पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब, वैसे जो टू होता है ये भी किस डिग्री का एडवर्ब होता है, पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब। तो इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। तो यहां से क्या कट जाएगा, हैवियर, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैवी। इसकी जगह हो जाएगा हैवी। तो यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि आगे जो भी जैसा भी वर्ड लगा हो एम्फेसाइजर भी उसी की कैटेगरी का होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया है तो कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा उसको करके देखिए। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही वांट्स टू मीट मोस्ट हिज फ्रेंड्स या हिज मोस्ट फ्रेंड। तो इसमें एम्फेसाइजर क्या है, तो हमें पता है इसमें एम्फेसाइजर है मोस्ट, और नीचे वाले सेंटेंस में एम्फेसाइजर क्या है, ही वांट्स टू मीट मैनी हिज फ्रेंड्स या हिज मैनी फ्रेंड्स। तो इसमें एम्फेसाइजर है मैनी, ये एम्फेसाइजर का भी काम कर रहा है, साथ में डिटरमिनर का भी काम कर रहा है। तो कह सकते हैं ये एम्फेसाइज करने वाले डिटरमिनर हैं। तो उस हिसाब से तो आंसर हो जाना चाहिए था, पहले वाले में हो जाना चाहिए था मोस्ट, पहले वाले में आंसर हो जाना चाहिए था आपका, एक सेकेंड, ओके, पहले वाले में आंसर हो जाना चाहिए था मोस्ट हिज फ्रेंड्स, और दूसरे वाले में आंसर हो जाना चाहिए था मैनी हिज फ्रेंड्स, और ये दोनों आंसर आपके गलत हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या ये कर देने से मेरा आंसर सही होगा, तो अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मोस्ट आपका एक तरह का एम्फेसाइजर है। अब देखना ये किस कैटेगरी का एम्फेसाइजर है। तो हमें पता चला जो मोस्ट होता है या मैनी, चाहे मोस्ट लिख लो चाहे मैनी लिख लो, ये आपको बताता है पार्ट को। ये किसको बताता है, आपके पार्ट को। और जो हिज फ्रेंड्स होता है, जैसे हिज फ्रेंड्स, माई फ्रेंड, आवर फ्रेंड्स, कुछ भी लिख लो, हिज फ्रेंड्स, और ये हिज फ्रेंड्स बताता है टोटल को। तो हमने देखा मोस्ट या मैनी जो होता है वो पार्ट को डिवाइड करके बताता है, हिज फ्रेंड्स आपके टोटल को बताता है, टोटल नंबर को। कैसे, जैसे हम कह दें आपके देखिए दोस्त आ गए हैं, जैसे आपने पार्टी में अपने 10 दोस्तों को बुलाया था और हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि घर आओ, कहाँ पर हो, आपके दोस्त आ गए हैं। तो इसमें आप क्या मानोगे, आपका एक दोस्त आया है, 2 दोस्त आए हैं, कि सारे दोस्त आ गए? तो हमने जब बोला आपके दोस्त आ गए हैं तो आप यही मानोगी ना कि आपके सारे दोस्त आ गए। जैसे आपसे कोई कहे कि आपके दोस्त खराब हैं, तो आप इसका मतलब क्या, 1-2 फ्रेंड खराब है कि जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबकी उन्होंने बोला है? तो इसका मतलब है आपके उन सभी दोस्तों को उन्होंने बोला है। तो इससे हमको ये पता चला जितने भी पजेसिव डिटरमिनर होते हैं, ऑल, हिज, माई, ये सारे क्या होते हैं, टोटल नंबर को स्ट्रेस करते हैं। और मोस्ट, मैनी, ये टोटल को तो नहीं करते हैं, टोटल में से बहुत को, कि उनमें से बहुत, उनमें से अधिकांश। तो कुल मिला के ये पार्ट हो गया और ये टोटल हो गया। तो आप देख रहे होगे दोनों की कैटेगरी अलग हो गई है, एक पार्ट है तो एक टोटल है। अगर दोनों की कैटेगरी अलग हो गई है तो इसमें से एक दूसरे को कोई एम्फेसाइज नहीं कर सकता है। क्यों एम्फेसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि सेम कैटेगरी को ही एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, मच भी होता है कॉम्परेटिव डिग्री का एडवर्ब, और सेम कैटेगरी को ही एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, मच भी होता है कॉम्परेटिव डिग्री का एडवर्ब, और सेम कैटेगरी को ही एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, मच भी होता है
एडवर्ब, और वो किसको करता है? बेटर को, ना कि गुड को। तो उसी प्रकार टोटल टोटल को एम्फेसाइज करता है, पार्ट पार्ट को एम्फेसाइज करता है। और यहाँ तो हमने टोटल और पार्ट का कॉम्बिनेशन लिख दिया है। तो ये बात आपकी गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो इस बात को अब सही कैसे किया जाए? तो इस बात को सही करने के लिए आपको इम्फेसाइजर का यूज नहीं कर पाएंगे। आप किसका यूज नहीं कर पाएंगे? आप इम्फेसाइजर का। तो इसकी जगह आपको करना क्या पड़ेगा? इसकी जगह आपको पार्ट और टोटल के रूप में चीजें लिखना पड़ेगा। जैसे पार्ट, टोटल। तो एक प्रेपोजिशन होता है ऑफ, इंग्लिश में एक प्रेपोजिशन होता है ऑफ, जिसका यूज किया जाता है या तो रिलेशन बताने के लिए या फिर आपका पोजीशन बताने के लिए। दो यूज होगा, या तो रिलेशन या तो पोजीशन। फिर आगे जैसा आप और पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका यूज पार्ट ऑफ टोटल बताने के लिए भी किया जाता है। आगे इसके लिखे जाते हैं पार्ट और फिर लिखा जाता है इसका टोटल। जैसा कि आपने सुना होगा वन ऑफ द बॉयज, ये आपने सुना है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ? वन हो गया इसका पार्ट, ऑफ लग गया पार्ट या टोटल बताने के लिए, और द बॉयज उसका हो गया टोटल। तो सेम इसी प्रकार आपको मोस्ट हिज फ्रेंड्स को भी लिखना पड़ेगा। और मोस्ट हिज फ्रेंड्स को आपको क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी से अपनी कॉपी में लिख के बताइए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा मोस्ट हो गया पार्ट, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, आपको इधर लिखना पड़ेगा मोस्ट को, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। ये अलग अलग क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इसमें एक था, ये था पार्ट और ये क्या था? टोटल। और पार्ट और टोटल को हमेशा किससे दिखाया जाता है? ऑफ से। इसी प्रकार मैनी में क्या लिखना पड़ेगा? मैनी भी पार्ट है, तो मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्या किया हम लोगों ने किया पार्ट को आगे लिखा, ऑफ लगाया, बाद में टोटल लिखा। और जो ये ऊपर लिखा हुआ था ये इसलिए गलत था, जो ऊपर लिखा था, क्योंकि इसमें हो क्या रहा था? मोस्ट आपका पार्ट था, हिज फ्रेंड्स आपका टोटल था, और टोटल को पार्ट एम्फेसाइज नहीं कर सकता था। इसलिए हमने सेम कैटेगरी में बना नहीं सकते थे, चाहे इसको आगे करो चाहे उसको आगे करो, एक टोटल या एक पार्ट हो रहा था। तो टोटल या पार्ट को हमने ऑफ लगा के लिख दिया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है सही से, तो आप अब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये देखें, जो हमने इसमें क्वेश्चन लिख रखा था, इसमें हम लोग को क्वेश्चन कौन सा करना था? क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉन्ट्स टू मीट ईच हिज फ्रेंड्स। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग। करिए सभी लोग आंसर, इसका क्या होगा 4th नंबर क्वेश्चन का? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ ईच, ईच क्या है? तो आप देख रहे होंगे ईच, ईच आपका है पार्ट, ईच का मतलब होता प्रत्येक, और हिज फ्रेंड्स क्या है आपका? टोटल। हिज फ्रेंड्स टोटल है, ईच इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, प्रत्येक प्रत्येक की। तो प्रत्येक का मतलब सारे दोस्तों में से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट हो गया कि नहीं? तो पार्ट से हम लोग टोटल को एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये चीज़ तो गलत कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पार्ट और टोटल? तो आप कहोगे पार्ट को पहले लिखो ईच, फिर बीच में लगाओ ऑफ, और आगे लगा दो उसका टोटल, ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ही वॉन्ट्स टू मीट ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स। समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई हैव 2 कार्स विच बोथ आर फैबुलस। चलिए जल्दी से अब इसका आंसर बताइए। अच्छा एक सेकेंड, ये आंसर करने से पहले अभी हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर करना बाकी था। अच्छा हाँ, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया था, आइए इसमें। तो आई हैव 2 कार विच बोथ आर फैबुलस। तो हम लोग पहले ऑप्शन में जाते हैं, लिखा हुआ है विच बोथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो विच क्या है आपका?
रिलेटिव प्रोनाउन। ये कैसे जाना हम लोग ने रिलेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि हमारा ये कॉमा लगा हुआ है, और कॉमा का मतलब होता है आई हैव टू कार्स, एक स्टेटमेंट, विच बोथ आर फेबुलस दूसरा स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कंजक्शन आता है, और या तो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और यहाँ कॉमा लगा होने का मतलब होता है डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन। कॉमा का मतलब होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये बोथ क्या है? तो आप देख रहे होगे बोथ एक आपका इम्फेसाइजर वाला डिटरमिनर है। अगर ये इम्फेसाइजर है तो इसको तो पहले आना चाहिए था, तो आपने कहा ये ऑप्शन हो गया आपका गलत, क्योंकि इसमें बोथ आपका बाद में लगा हुआ है, जबकि बोथ को कहाँ आना चाहिए था? पहले। तो आपका नो इम्प्रूवमेंट के चांसेस खत्म, यानी इसमें नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया कट। अब बात आते हैं ए ऑप्शन में कि लो बोथ को पहले लाना था, इसमें आ गया बोथ पहले, बोथ विच। उस हिसाब से तो आंसर ये सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें देखो बोथ तो पहले आ गया, लेकिन विच क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी बोथ एक आपका डिटरमिनर है, इम्फेसाइजिंग डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद अभी हमने पीछे सीखा प्रोनाउन नहीं बल्कि क्या आते हैं? नाउन। और यहाँ पे अकेले क्या आया हुआ? विच प्रोनाउन। तो डिटरमिनर के बाद नाउन आते हैं, उस अकॉर्डिंग ये आंसर भी आपका गलत हो गया। फिर आपका कौन सा बचा? विच बोथ कार्स। फिर इसमें देखिए दिक्कत क्या आ रही है, बोथ आपका डिटरमिनर के साथ साथ ये आपका इम्फेसाइजर भी है, तो इसको आप बीच में तो ला ही नहीं सकते हो। अभी आप सीख के आए हो कि जितने भी इम्फेसाइजर हैं वो शुरू में आते हैं, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो आपका बचा कौन सा आंसर? बोथ ऑफ विच। तो आपका बोथ ऑफ विच राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत टेक्निकली क्वेश्चन था, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7000829869। ओके, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आई हैव टू कार्स विच बोथ आर फेबुलस। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा। लगभग क्वेश्चन सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। चलिए बताइए जल्दी से आंसर। चलिए इसका आंसर करने से पहले हम कुछ और क्वेश्चन को डील करते हैं, जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर लेंगे। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, I bought a dozen eggs, 6 of which broke when I dropped the box। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम इसको बोलते हैं जब ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कॉमा बना दें। ऊपर ये क्या है? फुल स्टॉप, और नीचे क्या है? कॉमा। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में सेमी कॉलम। देखिए सेमी कॉलम का यूज कब किया जाता है? सेमी कॉलम का दरअसल यूज तब किया जाता है जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। तो उस एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए आप सेमी कॉलम का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए या तो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, या तो कोई कंजक्शन आता है, और या आप चाहो तो उसकी जगह सेमी कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो कंजक्शन का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सेमी कॉलम का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। तो हमने इसमें किसका यूज कर लिया है? सेमी कॉलम का। तो अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपने सेमी कॉलम का यूज किया है दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, तो फिर ये जो लिखा है 6 of which, ये विच यहाँ पर क्या है? तो आप कहोगे विच तो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसकी बात कर रहा है? आ डजन एक्स, 1 दर्जन एक्स की। तो विच यहाँ पे जब रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? दो स्टेटमेंट को जोड़ना। सेमी कॉलम का काम भी क्या था? दो स्टेटमेंट को जोड़ना। तो दो एक जैसी चीजें दो बार नहीं आ गई। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब भी सेमी कॉलम आ जाएगा तो वहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे, या फिर सेमी कॉलम को हटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे। तो यहाँ पे विच की जगह हम क्या लिख दें? ये विच किसके लिए आया था? 1 दर्जन एक्स, 8 डजन एक्स। तो एक से ज्यादा है कि नहीं? 6 ऑफ, तो 6 हो गया पार्ट, ऑफ हो गया
ऑफ आया है पार्ट और टोटल बताने के लिए, तो विच की जगह क्या आना चाहिए था, टोटल, और टोटल में कितने हैं, आ डजन एक्स, तो इसकी जगह हम देम का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देम का यूज, तो आंसर हो जाएगा 6 ऑफ देम ब्रोक। अब हमने ये देम क्यों लगाया फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि सेमी कॉलम आ गया था, सेमी कॉलम के कारण आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर पाएंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हमने 8 डजन एक्स का डायरेक्ट रखा पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन है देम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द हाउस वाज फुल ऑफ बॉयज, इसमें लगा हुआ सेमी कॉलम, जैसे हमने सेमी कॉलम देखा तो हम समझ गए सेमी कॉलम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता है, तो 10 ऑफ हुम नहीं होना चाहिए, 10 ऑफ हुम की जगह कर दीजिए 10 ऑफ देम, इसमें भी आंसर हो जाएगा 10 ऑफ देम। अगला देखिए, द रेन रैटल्ड ऑन द रूफ ऑल नाइट, द रेन रैटल्ड ऑन द रूफ ऑल नाइट एंड विच केप्ट अस अवेक, तो हमें पता है विच का यूज, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच का एक यूज होता है कि पूरे स्टेटमेंट को रिफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाता है, तो यहां पे ये विच किसके लिए आया हुआ है, द रेन रैटल्ड ऑन द रूफ ऑल नाइट, पूरी रात छत पर पानी गिरता रहा या रैटल्ड करता रहा, तो इस पूरे स्टेटमेंट के लिए आया है जिसने कि हमको सोने नहीं दिया या हमको जगाए रखा, ये बात समझ में आ रहा है, तो ये किसके लिए, पूरे स्टेटमेंट के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो हमने विच लगा दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी क्या होता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ना, और ये आगे उसके लगा हुआ है कंजक्शन, आगे क्या लगा हुआ है, कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शन का काम भी क्या होता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ना, तो यहाँ तो दो दो चीजें ऐसी आ गई जो दो स्टेटमेंट को जोड़ती हैं, तो इनमें से कोई एक का यूज करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि विच का यूज करना यहाँ ज़्यादा सही होगा, क्यों, क्योंकि विच आपकी क्लास को भी रिफर करेगा, दो स्टेटमेंट को जोड़ भी देगा, तो यहाँ से हम किसको काट देंगे, एंड को। तो यहाँ से एक और चीज़ हमने सीखी कि सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लीजिए या कंजक्शन का यूज कर लीजिए, दोनों का एक साथ यूज नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, या आप नीचे कमेंट करके बताइए, अगली बार इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।